Srirangapatnam Fort was the capital of Hyder Ali and Tipu Sultan, situated nearly 20 kilometers from the Mysore city. A fort built on island on the confluence of Kaveri River. This fort originally was built as a mud fort in 1454 but later on fortified by Tipu Sultan to protect against the British forces. This complex also houses the holiest shrine of Sri Ranganath Swami temple. This temple is basically a Hoysala architecture later on modified by the Vijayanagar dynasty. It houses a reclining form of Vishnu, which is also known as the Anant Shayan or the Yog Shayan Mudra. The original foundations of this temple were laid in 984 CE. एक लोकल chieftain था तिरुमलई, उसके बाद एडिशंस हुए विजयनगर द्वारा. तो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है इस टेम्पल के पीछे वो ये है कि श्री राम ने खुद विभीषण को ये मूर्ति दी थी आफ्टर द वॉर ड्यू टू हिज डिवोशन. सो विभीषण वाइल गोइंग बैक टू हिज होम वो कावेरी के पास रुकते हैं, रेस्ट करते हैं. फिर जब वापस जाने लगते हैं तो वो उस आइडल को उठा नहीं पाते एंड इवेंचुअली वो गिव अप कर देते हैं. एंड तब से ये माना जाता है कि श्री रंगनाथ स्वामी वहीं पे स्थान करते हैं और उनका मंदिर वहीं बना हुआ है. वैसे तो इस क्षेत्र को पंचरंग क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि कावेरी के ऊपर कहते हैं कि 5 ऐसे रंगनाथ स्वामी के मंदिर बने हुए हैं जिसमें विष्णु रिक्लाइनिंग पोस्चर में है. सो मेजरली वैसे 3 है. पहला मंड्या डिस्ट्रिक्ट में जो कि श्रीरंगपट्टनम में है जिसे आदिरंग कहते हैं. दूसरा हो गया शिव समुद्रम में जिसे मध्य रंग कहते हैं और तीसरा है श्रीरंगम तमिलनाडु में जिसे अंत्यरंग कहते हैं. यह एक द्रविडियन आर्किटेक्चर है जिसमें गोपुरम गेटवे होता है और फिर अंदर जाके गर्भगृह होता है. हम टेंपल ही देख रहे थे कि गुड्डू भैया खुद आ जाते हैं यहाँ पे. अब श्री रंगनाथ स्वामी का बुलावा आया है तो आना ही पड़ेगा. अब फिर हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ें हैं वो देखी, जैसे कि एक है बेलीज डंजन करके. आई डोंट नो इफ़ बेलीज इज़ नेम्ड आफ्टर हिम नॉट बट ठीक है. So Colonel Bayliss was the person leading the English forces in the Anglo-Mysore War, Second Anglo-Mysore War. He was captured, kept here. So जो ये आप देख रहे हो poles, pillars, यहाँ पे उनके हाथ बांधे होते थे. That hole in front उधर से पानी आता था और यहाँ पे पानी को निकाला जाता था. ये अभी जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है वो वाटर गेट जहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस एंटर की थी, जो कि टीपू सुल्तान के साले ने गद्दारी करके उन्हें बताया था. इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है एंड इवेंचुअली इस पॉइंट पे टीपू की डेथ हो जाती है. पब्लिक पनिशमेंट गुलियोटिन या पनिशमेंट वाला सेंटर है ये. श्रीरंगपट्टनम में ये खास बात है कि मतलब चर्च में, मंदिर में और मस्जिद में तीनों में कलश ऊपर रखे हैं और कहीं कलश नहीं है. टीपू सुल्तान हम लोग हिंदू मुस्लिम ये जो देख रही है ना नीचे वाली ये है अंग्रेज़ों की तोप. ये एकदम सिंपल सी है और वो ऊपर है टीपू सुल्तान की, वो है शेर, उस पे आगे टाइगर बना हुआ है. एंड दिस इज द समर पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान. ये देखो दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस. वियर्ड ना, ये सब मैसेंजर्स, ये इनके घर फिक्स खांचे सबके, सबको पता है किसमें क्या रहना है. यहाँ आओगे, इनको मैसेज दोगे, ये जाएंगे, मैसेज डिलीवर करेंगे, आएंगे. मज़ेदार है ना. टीपू सुल्तान इन इंडियन हिस्ट्री इज़ अ ग्रे एरिया. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसे देवता की तरह पूजते हैं, जैसे कि उसकी खुद की कैपिटल जहाँ पे उसने बहुत काम करवाया. और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसे हेट करते हैं, जैसे कि मालाबार वाला एरिया, मैंगलोर. सो जे साई दीपक कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो नो डाउट गया था मालाबार और वहाँ पे उसने कन्वर्जन्स किए, जेनोसाइड किए. बट एट द सेम टाइम उस बंदे ने अपने खुद की कैपिटल में हिंदू श्राइन्स को रीस्टोर करवाया.
जैसे कि अपन ने देखा कि उसके मस्जिद के ऊपर भी कलश होता था, जो कि एक सनातन प्रैक्टिस है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी कैपिटल में उसने बहुत सही से मेंटेन किया इस सेक्युलर कल्चर को। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। अब स्ट्रैटेजी थी उसकी खुद की कैपिटल में पीस और स्टेबिलिटी रखना, इसलिए उसने ऐसे स्टेप्स किए। आई वोंट ड्वेल मच इनटू वेदर ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट और नॉट। No doubt he committed genocides, forced conversions in some areas, and on the other hand, he did some constructive work, protected the Hindus equally well when the Marathas invaded or the Britishers invaded. टीपू सुल्तान को अपने ज़माने का एक दूरदर्शी रूलर कह सकते हैं। ये वो बंदा था जिसने वन ऑफ द फर्स्ट जिसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीख किया टू एलिमिनेट द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। उसके पिताजी अपने डेथ बेड पे उसे एक ही चीज़ कह के गए थे कि ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं हैं, इन्हें सबसे पहले निकालो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। तो टीपू ने काफ़ी ट्राई किया कि भाई निज़ाम से, मराठा से साथ लेके इनको हराया जाए, बट ब्रिटिशर्स वर टू कनिंग टू बी फूल्ड। और इवेंचुअली टीपू इसमें हार भी जाता है इस अपने प्रोसेस में। बट उस बंदे ने पूरा ट्राई किया कि फ्रेंच से पूरी तरह से हेल्प ले। एक पॉइंट तो ये आ गया था कि नेपोलियन खुद इंडिया विज़िट करने वाला था, तब ब्रिटिशर्स एकदम ही पैनिक मोड में जा चुके थे। तो टीपू का एक तो इंटरनेशनल लेगेसी है जो वो छोड़ के गया अपने साथ। दूसरी लेगेसी है उसकी रॉकेट टेक्नोलॉजी। नो डाउट रॉकेट टेक्नोलॉजी इज़ अ साइंस यूज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया बिफोर टीपू एज वेल, बट वाज यूज्ड एट अ स्मॉलर स्केल। रॉकेट टेक्नोलॉजी को अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करना और उसको लार्ज स्केल पे यूज़ करना, वो टीपू सुल्तान की लेगेसी है। उसने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज़ करा विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच, और रॉकेट टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई जब बैटल ऑफ पोलिलूर हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। तभी वो जो अपन कर्नल बेलीज़ की बात कर रहे थे वो पकड़ा भी गया था। टीपू के रॉकेट्स का ग्लोबल इम्पैक्ट ये रहा कि आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम ब्रिटिशर्स ने टीपू के बहुत सारे रॉकेट्स कैप्चर किए, उनको भेजा, स्टडी किया, और फिर नेपोलियनिक वॉर्स में उनको खुद यूज़ भी किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीपू सुल्तान एंड हिज ग्रे पास्ट। ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना कि कौन सही था कौन गलत था। हमारा काम बस ये है कि जो हुआ हम उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाएँ कि क्या हुआ, और इसी तरह हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस ये था श्रीरंगपट्टनम और उसकी विज़िट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।